गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो नोट्स के लिए आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना है, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और मैं रोज़ एक ही बात इसलिए आपसे बोलती हूँ ताकि अगर आप अभी भी नहीं लिख रहे हैं तो लिखने की आदत डाल लीजिए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉइस का कोई इशू लगता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी तेज़ बोल सकती हूँ। मतलब अभी मैं कितना तेज़ बोल रही हूँ मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को वॉइस धीरे आती है या कोई वॉइस का इशू रहता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन, और मैं कोशिश करूँगी कि वॉइस थोड़ी तेज़ रहे। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है, हाल ही में किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है। तो ये बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है, पहली बार इस तरह की कोई प्रक्रिया हमें देखने को मिली है। और ये कुनरिया नामक एक गांव है जो कि गुजरात में स्थित है। तो गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात के कुनरिया गाँव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है। तो कुनरिया गाँव इस समय चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पर बालिका पंचायत का आयोजन भी किया गया है। तो गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो इनका नाम है, ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इनके बारे में अगर मैं बता दूं कि जिस देश के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, यहाँ पर अधिकतर राष्ट्रपति भ्रष्टाचारों में लिप्त पाए गए, जिनको उनके पद से हटाया गया। तो यहाँ की जनता जो थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस वजह से कि कोई ऐसा देश का नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं बन पा रहा है जो भ्रष्टाचार को कम कर सके, ना कि स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। तो यहाँ पर जब इनको राष्ट्रपति चुना गया है, जो इनकी भूमिका है वहाँ के लोगों के मन में जो इनकी एक छवि बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी है। ये एक किसान थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए वहाँ के लोगों के लिए, और अब जनता ने इनको राष्ट्रपति यहाँ का बना दिया है। तो ये पेरू की बात हम लोग कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश है ये पेरू, और ये पेरू के बना दिए गए हैं राष्ट्रपति, जिनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। बहुत ही इस समय चर्चा में है, किसान रहे हैं। तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो किसान रहा है और उसको देश की जनता जो है वहाँ राष्ट्रपति चुन रही है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पेड्रो कैस्टिलो कहाँ पेरू के बन गए हैं राष्ट्रपति। और पेरू की जो कैपिटल और करेंसी है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने वाले हैं। तो ये आज के लिए आपका प्रश्न है कि पेरू की जो कैपिटल और इसके साथ साथ में करेंसी है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इनका नाम है बाला देवी। बाला देवी का नाम आप याद रखेंगे, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर में इनका नाम गया है। तो बाला देवी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी भी खिलाड़ी फुटबॉल से ही रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर बाला देवी को चुना गया है, तो इसलिए इनका नाम इस समय चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विरासत संस्थानों की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है। कि भारत में भारतीय विरासत संस्थानों की स्थापना की जाएगी। तो ये कहाँ पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। नोएडा में इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। नोएडा जहाँ पर फिल्म सिटी बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, ये भी यहाँ पर बहुत चर्चा में रहता है। पॉड टैक्सी यहाँ पर शुरू की गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें नोएडा कुल मिलाकर इस समय बहुत ही चर्चा में रहता है। तो सरस आजीविका मेला भी हमें कहाँ देखने को मिला था, नोएडा में ही देखने को मिला था। तो यहाँ पर भारतीय विरासत संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गई है नोएडा में, इसलिए नोएडा इस समय इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो अगला प्रश्न है, हाल ही में RSS नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा ये नहीं जा रहा है कि अनुवाद किसने किया है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो RSS पुस्तक है ये जिस भी भाषा में थी, हिंदी या इंग्लिश भाषा में इसको किसने लिखा था। तो अगर हम बात करें कि इसके जो लेखक है, जो मेन राइटर है, उनका नाम है सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है RSS, और अब इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया
किया गया है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सुधांशु मित्तल जो है वो इसके लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है। इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है वैदेही डोंगरे ने। इनका नाम है वैदेही डोंगरे, इन्होंने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है और भविष्य के ईंधन के रूप में इसे देखा जा सकता है कि हम इसे ग्रीन एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को तरह तरह से किस प्रकार से इसको यूज़ किया जा सकता है, इसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उस पर लगातार शोध चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि भारत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। और कहाँ पर, मथुरा में ये स्थापित किया जाएगा। मथुरा तेल रिफाइनरी है, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ये पहल है जो घोषणा की गई है कि मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद्य इनका नाम है और ये यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। मतलब पहले भी यही इस समिति के अध्यक्ष रहे थे और फिर से इन्हीं को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो पहले 4 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और फिर से अब इन्हें 4 वर्ष आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए इन्हीं को चुना गया है। तो इनका नाम हो जाता है बान की मून। बान की मून इनका नाम है जिन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष, बान की मून। और आपको बताना है कि बान की मून का संबंध किस देश से हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, एक शांतिपूर्ण देश हम इसे कह सकते हैं। तो बान की मून का संबंध किस देश से है, आपको इसका उत्तर देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष बान की मून को एक बार फिर से 4 वर्षों के लिए चुन लिया गया है। तो बान की मून 2017 से इसी पद पर हैं और अगले आने वाले 4 वर्षों के लिए ये इसी पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम में जो टाइटेनियम मिश्र धातु है बहुत ही चर्चा में चल रही है। तो हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्वदेशी है, मतलब हमने किसी और के सहयोग से इसे स्थापित नहीं किया है, तो ये स्वदेशी है। और ऐसा करने वाला जो संस्थान बन गया है वो बन गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ऐसा किया है जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है। तो डीआरडीओ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने ये जिसका नाम है स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु, इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस समय ये देश चर्चा में क्यों था कि यहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति की हत्या के बाद यहाँ के लोगों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा था कि किसी भी देश के राष्ट्रपति की हत्या हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद ही, अगर इस पद पर आसीन लोग ही अगर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता के सुरक्षा की बात कैसे की जा सकती है। तो ये हैती जो है, हैती नामक देश है जिसके प्रधानमंत्री एरियल हेनरी जो थे, एरियल हेनरी, इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री चुन लिया गया और हैती के ही राष्ट्रपति की हत्या भी की गई थी। तो हैती के राष्ट्रपति की हत्या का विवाद ही चल रहा था और इस बीच प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को चुन लिया गया। तो एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत ही चर्चा में है इस समय ये देश। तो इस तरह के देशों के जब कोई प्रधानमंत्री या कोई पद बदलता है तो वो ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि वो देश काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कौन से संविधान संशोधन के एक हिस्से को समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि
उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है। कई दिनों से इस पर विवाद चल रहा था, लगातार लोगों के वाद आते रहते थे कि क्या ये सही है या गलत है। तो 97वें संविधान संशोधन का एक जो पार्ट है, ये नहीं कहिएगा कि इसको पूरी तरीके से नहीं, इसका एक जो छोटा सा भाग है, कुछ एक छोटे से भाग को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 97वें संविधान संशोधन के एक हिस्से को, छोटे से हिस्से को यहाँ पर समाप्त कर दिया है कि अब ये आगे इसमें इस पर कोई भी चर्चा या इसके साथ में कोई भी नियम कानून नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर संविधान और सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित ये चर्चा चल रही थी। तो ये जो 97वें संविधान संशोधन में जिस पार्ट को यहाँ पर समाप्त किया गया है, उसमें संविधान और सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित ये था। तो यहाँ पर इसमें चर्चा क्या थी कि ये जो सहकारी समितियाँ थीं, कुछ लोगों का कहना था कि संसद इस पर कानून नहीं बना सकती और कुछ लोगों का कहना था कि राज्य इस पर कानून नहीं बना सकते। तो ऐसे ही ये वाद विवाद की स्थिति बार बार देखी जाती थी। इसी वजह से इस कानून को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और अगर हम 97वें संविधान संशोधन की बात करें तो दिसंबर 2011 में संसद द्वारा इसको पारित किया गया था और 15 फरवरी 2012 से ये लागू किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर संविधान संशोधन की हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि हमारे संविधान संशोधनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन बोलते हैं। कि लघु संविधान एक मतलब छोटा सा पूरा संविधान बना दिया गया इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच।